नमस्कार, मैं रविश कुमार। तमाम आलोचनाओं के बाद भी ना तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में कमी आई है और ना ही ऐसी घटनाओं में एक तरफा जोर लगाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है और फिर उसे दो तरफा बनाने की कोशिश होती है ताकि एक तरफा वालों को बचाया जा सके। कानून से तो कुछ भी नहीं रुक रहा, सारी कोशिश बहस में घेरने और बचाने की है जिससे समाज में तापमान बना रहे और लोगों का टाइम कट जाए। बेरोजगारों की फौज त्योहारों के नाम पर बनाई जा रही जुलूस में ठेल दी जा रही है। डीजे संगीत की धुनों पर वह थिरक रहा है और हवा में बंदूकें लहरा रहा है, तलवारें भाज रहा है। जो नौकरी मांगने वाले युवा हैं उनसे कहा जा रहा है कि स्वरोजगार कीजिए, लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र की हकीकत भी नहीं बताई जाती, न दिखाई जाती है। भारत में जितने लोग काम करते हैं उसका आधा हिस्सा स्वरोजगार के क्षेत्र से जुड़ा है, मगर यहां तो कमाई नहीं बढ़ रही है, उल्टा 3 साल पहले जो कमाई थी उससे भी कम हो गई है। अगर यह अध्ययन सही है तो इस देश की स्थिति कितनी भयावह है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब इसलिए हो रहा होगा ताकि लोगों का ध्यान उनकी घटती हुई कमाई से हटाया जा सके। हिंदू बिजनेस लाइन में अर्थशास्त्री जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने बताया है कि शहरों में स्वरोजगार के क्षेत्र में जिन्हें काम मिला है उनकी हालत और भी खराब हुई है। अप्रैल से जून 2019 के बीच इनकी कमाई जितनी हुआ करती थी, जून 2022 में उससे भी काफी कम हो गई। ये इतना ही कमा पा रहे हैं जिससे कि बस जी सकें। अब इस दौरान बढ़ी हुई महंगाई को जोड़ लीजिए तो धर्म की रक्षा के नाम पर सांप्रदायिक आग में झोंक दिए गए समाज की हालत भीतर से कितनी जर्जर हो चुकी होगी। इस लेख में कहा गया है कि छोटे छोटे दुकानदारों की कमाई का बड़ा हिस्सा अधिकारियों को घूस देने में भी जाता है। इन्हें लोन भी मुश्किल से मिलता है। सोचिए, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों भारतीयों की आर्थिक हालत का हाल। 3 साल से उनकी कमाई नहीं बढ़ रही बल्कि गिरती जा रही। इसलिए इन्हें आईपीएल का मैच दिखाने के लिए सस्ती दरों पर इंटरनेट दिया जा रहा है ताकि यह जनता जुलूस से लौटकर मैच में भटक जाए। अपनी आर्थिक हालत की चिंता करने का उसे वक्त ही ना मिले। स्वरोजगार का इतना ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वहां भी कमाई न्यूनतम से भी न्यूनतम है। जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने बताया है कि ये लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते। यहां भी इनके पास विकल्प नहीं है। काम में रिस्क ज्यादा है मगर कमाई बहुत कम है। गांव में तो स्वरोजगार वालों की हालत और भी खराब है। एक तो पहले ही शहरों से कम पैसा मिलता है, लेकिन इस पर भी उनकी कमाई घट गई है। अगर आप इस बहस को स्त्री और पुरुष के हिसाब से देखना चाहते हैं तो शहरों और गांवों में मर्द जितना कमाते हैं, औरतें उनसे 42 से लेकर 45% कम कमाती हैं, कम मजदूरी दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि किस तरह से खून चूसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। अगर काम करने वाली आबादी का इतना बड़ा हिस्सा मामूली कमा रहा है तो फिर वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसके उछलने कूदने और आसमान में उड़ान भरने का दावा किया जा रहा है। अगर हमारा प्रदर्शन इतना शानदार है तो लोग इतनी खराब आर्थिक जिंदगी क्यों जी रहे हैं। जो निम्न मध्यम वर्ग है उसकी कमर टूट गई है, जो मध्यम वर्ग है उसकी जुबान चली गई है। होम लोन पर ब्याज दर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय 8.5 से 9% तक ब्याज हो गया है। जिन्होंने 50 लाख का लोन लिया है उन्हें हर महीने 5 से 6 हजार ईएमआई अधिक देनी पड़ रही होगी। कई बार लोन चुकाने के बदले लोग साल बढ़वा ले रहे हैं। जिनका लोन 20 साल में चुकना था उनका अब 38 साल में चुकेगा। भारत के होम लोन क्लास ने अपने इस दर्द को छिपा लिया है या उसे पता चल गया है कि पहले की तरह पब्लिक में बोलने पर उसका अपना ही क्लास उस पर हमला बोल देगा, इसलिए अब वो चुप रहता है। इस समाज को समझना बहुत मुश्किल है। यह वो समाज है जो एंटी मुस्लिम दंगों पर भी चुप रह जाता है, भाषणों को भी पचा लेता है और अपनी जेब से जाती हुई कमाई को भी अनदेखा कर देता है। मेरा नाम कार्तिक कुमार है। मेरे पापा की फैक्ट्री है कार्तिक एंटरप्राइजेस के नाम से, और सरकार ने जो ईएमआई के प्राइस बढ़ा दिए हैं, रेट बढ़ा दिए हैं,
उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे। हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने की सोचते हैं तो उसमें हमें बहुत बार सोचना पड़ता है ख़रीदने से पहले। तो जो सरकार ने EMI के पैसे बढ़ाए हैं उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इसका टैक्स लोगों पे बढ़ा दिया है, इसकी जो बोझ है हमारे पे और बढ़ता जाएगा। आज दिन प्रतिदिन काम बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेबर स्टाफ इतनी है कि उनके खर्चे निकालने में भारी है। और ये कोरोना टाइम पे जो दुकानदार माल झेल रहे हैं, इसकी मार हमें आगे और पड़ने वाली है। हम ये चाहते हैं मोदी साहब से कि इसका थोड़ा टैक्स कम किया जाए, जिससे लोग आगे बढ़कर आपकी थोड़ा प्रचार भी करें आने वाले टाइम में और ये कह सकें कि आपने लोगों का बोझ कम कर दिया। अमूल डेयरी का हाल ले लीजिए। जुलाई 2021 से अब तक 5 बार दाम बढ़े हैं। 2022 में 3 बार दाम बढ़े। इस साल फरवरी में अमूल डेयरी ने दूध के अधिकतर वैरायटी के दामों में 3 रुपए की वृद्धि कर दी। हाल ही में गुजरात में भी 2 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर दूध 54 रुपए का आता है। इस पर कोई बहस नहीं कि आपकी कमाई ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहस की जरूरत नहीं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है तो हमारे सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली छूट क्यों बंद कर दी गई है? 1667 करोड़ की सब्सिडी क्या इतनी बड़ी रकम है कि सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती? अब तो संसद की स्थायी समिति ने भी कह दिया है कि सीनियर सिटीजन को फिर से यह छूट मिलनी चाहिए। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष तो बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह को भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग करनी चाहिए कि मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को फिर से यह सुविधा दे दे। संसद की स्थायी समिति का सुझाव है। इन बातों पर जोशीला भाषण नहीं मिलेगा, इसलिए जोशीला भाषण देने के लिए इशारों में और साफ साफ तरीके से एंटी मुस्लिम तापमान चढ़ाया जाता है ताकि लगे कि नेताजी रक्षक हैं। बात जब आर्थिक असुरक्षा की आती है तो धर्म के रक्षक बने नेताजी जवाब नहीं दे पाते हैं। उनके साथ मिडिल क्लास भी चुप हो जाता है। 4 साल पहले करीब 495 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने वाले आज 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदने का दर्द किसी को नहीं बताते हैं। धर्म का धारण करने वाले घर नहीं चला पा रहे हैं, मगर धर्म की रक्षा के नाम पर कम उम्र के नौजवानों को हिंसा के लिए तैयार किया जा रहा है। अक्सर ऐसी जुलूस में कोचिंग क्लास के बच्चे आपको नहीं दिखेंगे। आम गरीबों के और निम्न मध्यम वर्गीय क्लास के लड़के इन जुलूस में गर्व से सीना फुलाते हुए दिख जाएंगे। यह भी कोचिंग क्लास वाले मिडिल क्लास की चतुराई है। लेकिन अपने हिसाब की डायरी पलटकर देख लीजिएगा कि 3 साल पहले आटा 27 से 28 रुपए किलो मिला करता था, आज 40 रुपए किलो हो गया है। 3 साल पहले 1 लीटर मूंगफली का तेल 125 रुपए का मिलता था। बिग बास्केट पर 1 लीटर मूंगफली तेल अब 255 रुपए का बताया जा रहा है। 3 साल पहले सरसों के तेल का औसत दाम 132 रुपए प्रति किलो था। आज की तारीख में बिग बास्केट पर फॉर्चून कच्ची घानी सरसों का तेल 204 रुपए का बताया जा रहा है। एक तरफ अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि जनवरी मार्च के बीच 10,000 लोगों ने BMW कार और मोटरसाइकिल की बुकिंग करा ली। तो क्या इसे हम देश की आर्थिक सच्चाई समझ लें? कुछ लोगों की कमाई तो हमेशा ही बढ़ती है, क्या आपकी भी उस तादाद में बढ़ रही है? कुछ भी ठप नहीं हुआ है, लेकिन क्या बढ़ोतरी हो रही है? अब तो आप यह भी बताने लायक नहीं बचे हैं कि शिक्षा का खर्च और कोचिंग का खर्च अलग है या एक ही है। सरकार इतिहास बदलना चाहती है और आप हैं कि स्कूल भेजने के बाद भी कोचिंग पर और ट्यूशन पर लाखों रुपए फूंक रहे हैं। प्रचार करने वाले मैनेजरों ने